करीब 16 साल का एक लड़का अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज़ लगाई, फिर कुछ ज़ोर से और तीसरी बार उसकी माँ को अपनी आवाज़ लगाता है, जो बहुत ज़ोर से चीख कर चिल्ला कर आवाज़ लगाता है। और पहली बार में तो माँ समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी बार में उसकी जो भी ध्यान था वो टूटता है और तीसरी बार में वो दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाती है और जैसे ही घर की दहलीज को पार करती है, उसकी गोद में आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था कि अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह जब गोद में आकर गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है और चीख पुकार की आवाज़ पूरी गांव में फैल जाती है। ना केवल गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। और माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वो 5 महीनों का एकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती है, वो भी रोती है, बिलखती है और किसी ने इस फ़ोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये खबर टीवी और अखबारों में सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो जाता है और उसके बाद पूरे देश भर में इस बात का चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ से देश मना रहा था दीपावली का पर्व और दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा कातिलों को सालों खुद के तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, कई तरह की गलतियां सामने आ रही थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी कि उस 16 साल के बेटे को वापस लेकर आ पाएगी? क्या उस 5 बहनों को, अकेले भाइयों को क्या वापस कर पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों की सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह से कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन जाती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने पर वाकई मजदूर कर देती है। और सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपके समीप लाते रहेंगे। आज की जो सच्ची घटना है जिसको मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। आपको ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बहादुर थाना है, क्षेत्र का गांव लगता है कबीरुद्दीन। मैं बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर वो मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में ये तो कुछ लोग दातुन करते हैं या फिर मंजन करते हैं या फिर टीम के टहंगनी तोड़ के या फिर किसी कोलगेट वगैरह से मंजन करते रहते हैं, या फिर वो ब्रश कर रहा था, जो भी कर रहा था। लेकिन घर के बाहर खड़ा होकर 7:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खड़ा था। 5 बहनों का इकलौता भाई था और 16 साल उसकी उम्र होती है। घर से रोज की तरह वो ऐसे ही खड़ा हुआ था और अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसने पहली बार माँ को आवाज़ लगाई, दूसरी बार भी आवाज़ लगाई और तीसरी बार में वो इतने ज़ोर से, इतना चीखते हुए, लेकिन तीसरी बार की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि ये आवाज़ केवल माँ तक नहीं बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उनके कानों तक पहुँच जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ बार बार गूंज रही थी, माँ करके अपनी। और माँ को आशा देवी, जो उनकी नाम होती है, वो घर से निकलती है दौड़ती हुई। अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती है उसके सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होकर माँ की गोद में आकर गिर जाती है।
माँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे को मार दिया। जो भी कह सकती थी उसी बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार 3-4 लोग जो होते हैं गाँव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लालता यादव होता है और उसका एक बेटा होता है रमेश। रमेश साथ ही एक लड़का होता है सूरज यादव, करीब 5-7 जन थे। सबके हाथों में, किसी के हाथ में हंसिया थी, किसी के हाथ में तलवार थे और किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ ऐसी धारदार वगैरह भी चीज़ें थी। इसी तरह के हथियार लेकर वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़का इधर से उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। इसी बीच में वो लगातार आवाज़ भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं और बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसी ही तीसरी आवाज़ में अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और शांत हो जाता है और पीछे के एक तलवार आती है और तलवार को इतनी ताकत से मारा जाता है कि एक तलवार से धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं और माँ के पास पहुँच जाता है। माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और बहन भी आ जाती है। उसके बाद पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर जाता है। ना केवल पूरा गांव उतरता है, सोशल मीडिया पर ही कुछ देर में खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और साथ ही एसएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीईओ गोरा बादशाहपुर के तमाम ये आला अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस ज़मीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था और जैसे ही उसकी घास वगैरह छील रहा था, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्यौहार है, साफ़ सफाई करना है, अच्छी बात है, इसीलिए साफ़ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी ही है, थोड़ी दूर से फासले से रहते थे लालता और उसके परिवार के कई लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उसके तमाम तरह की गंदी सीधी बातें करते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को 16 साल की उस जो बालक था उसको लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, अगले दिन वैसे भी त्यौहार है और त्यौहार पे सर से लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। अनुराग को समझाया जाता है, अनुराग जाकर अपने घर जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बताता है कि इस तरह से झगड़ा फसाद भी हुआ है और वो नहीं जान रहा था। आखिरकार आगे कुछ भी होता है, उस रात जो कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे या उसके साथ बहुत बड़ी कोई वारदात हो गई है। उसने ऐसी प्लानिंग करती है, प्लानिंग करने के बाद लालता उसके परिवार के जो भी लोग थे हाथों में हथियार दरार और तुम्हारी तलवार लेकर सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस बालक की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का एक व्यक्ति होता है। लालता यादव एक दमक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और रामजीत यादव की 5 बेटियां थी और एक बेटा, और 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर इसमें विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था कि लगभग 1 से 1.5 विश्व या डिसमी ज़मीन रही होगी, इतना कि जितना कि एक दुकान होती है, और ये दुकान से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही संख्या रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थी। इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में
कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था, बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और सदस्य बैठने के बाद ये तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी ज़मीन रही होगी और तुम इसी ज़मीन पर आराम से अपनी दीवार वगैरह बना लो, और ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन गांव वालों ने इस झगड़े को ख़त्म करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी दमंगी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है लालता यादव, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और उसने हाथ से हद तो तब कर दी जब उसने कहा कि मैं इस ज़मीन पर अपना घर बनवाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना के होने के लगभग 10 दिन पहले भी 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचारधारा चल रहा था, चाहे कुछ भी हो कहे, लेकिन रामजीत यादव परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। और एक परिवार गरीब होता है और एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवार पर एक दरोगा भी बताया जाता है, और दरोगा जैसा कह रहा था, पुलिस को अपने इशारों पर कुछ ऐसे ही नचा रहा था। अब ये परिवार जो रामजीत यादव का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, वो सोचने पर समझने की शक्ति जो था उस वक्त छीन हो जाती है। और करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बावजूद भी जो दरोगा होता है पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। ये वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काट कर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस भी आती है, और पुलिस आती है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम दबिश भी दे जा रही थी। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, वो एक तरफ से कहते हैं कि जंगल राज है, और दूसरी तरफ वो सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव एक बहन सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है, जो बार बार कह रही थी कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून लेखपाल को पत्र दिया जाता है, कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी ज़मीन की टुकड़े, चाहे वो 1.5 डिसमी हो या 2 डिसमी हो, इस विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो दमंग परिवार के थे, साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा था जो पुलिस को अपनी इशारों पर उंगलियों पर नचा रहा था। वो बार बार परिवार रिकट रहा था, लेकिन किसी ने भी उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा और इस गांव में आकर नहीं देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम को, एसएसपी को, मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो वहां पर पहुंच जाते हैं, और तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं, और ये मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है कि जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 16 साल का एक लड़का है जिसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर बहन साफ साफ कहती है कि मीडिया में आकर वो सरकार को इस मामले में बदला लेने के लिए इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका इनकाउंटर करे, इन्हें सजा दिलाए। खून का बदला खून से नहीं तो फिर बहन अपनी भाई की हत्याकांड का बदला लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक बहन फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसीलिए सरकार अपनी जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी बनती है कि क्या कोई पहला मैटर नहीं है। भविष्य में ना जाने
कितने ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, ना जाने कितने ऐसे मामलों को देखकर पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है कि जो बहन थी वो कह रही थी कि जब तक ये ज़मीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मांगेगी, तब तक हम यहाँ पर आएंगे नहीं। वो पुलिस वालों को कौन है उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तरीय जांच की जा रही है। क्या जांच में उस दरोगा का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का भी, उन अधिकारियों का भी नाम सामने आएगा, उन लेखपाल का नाम सामने आएगा जिन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन खून मांग रही है? क्या वाकई वो चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामले में उतना ही दोषी है लालता यादव का परिवार, या उससे कई ज़्यादा दोषी वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाला, दरोगा, इंस्पेक्टर, वो भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ने में मदद की? क्या इस मामले में जो लालता प्रसाद का जो परिवार है, वो दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर इस कानून का दुरुपयोग किया, क्या वो भी इतने का उसमें भी इनकाउंटर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब केवल जनता मांग रही है, बल्कि जनता से कई ज़्यादा ये 5 बहनें हैं, माता पिता है जिनका वो इकलौता भाई था। वो ताई कमांडो का गेम खेलता था। बताया जाता है कि वो नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से वो सामने आने से भी कतराता था, कतरा नहीं लगता था। जोर से उस परिवार में इतना डर चुका था कि वो प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पा रहा था। उसकी कोच का इंटरव्यू लिया जाता है। बहन ने जो इंटरव्यू दिया वो वाकई बहुत ही भयानक था, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले में उचित कदम उठाए और आरोपियों को कम से कम समय में सज़ा दिलाएं, और साथ ही एक ऐसा कानून पेश करे, ऐसा आदेश पारित करे कि जहां पर इस तरह के मेड़ वाले मामले होते हैं, जहां पर छोटी छोटी ज़मीनें को लेकर मामले होते हैं, जहां बैठकर दो पक्षों को आपस में बैठाकर समझाया जा सकता है, मामले ख़त्म किए जा सकते हैं, ऐसे मामले में सरकार को उचित कार्यवाही कदम उठानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी इकलौते बेटे की इस तरह से जान न जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानी का इलेक्शन का जो ये ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो, या फिर आप जो शहरी क्षेत्र में हो ऐसे होने लगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर खून खराबे हो रहे हो, या फिर आप ज़मीन का टुकड़ा न वही रहेगा जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या हो जाती है, दूसरा परिवार वो सलाखों के पीछे रहेगा, ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन वो ज़मीन नहीं रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसीलिए कभी भी कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसीलिए बड़ा दिल दिखाइए और किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाइए, और आप अपना सब लोगों का ख्याल रखें। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।